कि सबसे पहले सबसे मोतबर नाम पूरी दुनिया में हमारे लिए बाइस फ़ख्र, पूरी दुनिया इनके सब हम पर फ़ख्र करती है। प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब से इल्तिजा है कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं। आप लोग प्लीज़ आप आराम से आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें। पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब। मेरे बाद आने वालों, मेरी बात याद रखना, मेरे नक्शे पा से बेहतर कोई रास्ता नहीं। एक और बहुत प्यारा नाम मनु ऋषि साहब का है। बेशुमार फिल्मों में जो उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी लिखी हुई फिल्में, उनकी अदाकारी हम तक पहुंचती रही है, थिएटर के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, फिल्मों के जरिए। तो मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मनु ऋषि साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों के साथ मनु ऋषि साहब का इस्तकबाल कीजिए। सर, आप तो हमारे लिए मरकज़ हयात हैं, तो ज़ाहिर सेंटर। मैं मोहतरमा निरुपमा कोटरू साहिबा जो IRS, प्लीज़ मैम, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत प्यारी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो वाकई हमें एनर्जी देती हैं, हमें तवानाई देती हैं। तो ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। मनु ऋषि साहब भी पहुंचने वाले हैं स्टेज तक। तो मैं अब मोहतरमा निरुपमा कोटरू साहिबा से इल्तिजा करता हूँ कि अब माइक आपके हवाले। नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और जयपुर आके हम सबको काफ़ी खुशी होती है, खासकर दिल्ली वालों को। हम सबका बड़ा प्यारा शहर है, पिंक सिटी राजस्थान की। हाँ मनु जी, प्लीज़ आइए। कोई बात नहीं, तो ये मेरा सौभाग्य है आज इतनी दो अच्छी प्यारी दिलचस्प पर्सनैलिटीज़ से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो इसको हम एक लाइट कॉन्वर्सेशन की तरह समझें आप। मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरव्यू नहीं करने वाली हूँ मनु जी का, मगर क्योंकि वो ख़ास हमारे मुंबई से आए हैं आज, तो बहुत सारी बातें करने का मन है उनसे। अशोक जी तो है ही हमारे एक तरह के जश्न अदब के, अब इतने मतलब हमारे सबके पेट्रनेज जिन्हीं के दम से चल रहा है जश्न अदब। इतने सालों से जुड़े हैं सर आप जश्न अदब से, और आपका तो हमेशा यहाँ योगदान रहा ही है। तो आज आप मेज़बान हैं, हम मेहमान से बातें शुरू करेंगे सर मनु जी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मगर आप जब आपका मन करे सर, आप बता दीजिए अपना थोड़ा हमें तजुर्बा बताइएगा, कि आपका तजुर्बा तो सबसे ऊपर है। अशोक जी का तो परिचय आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, हिंदी लिटरेचर की बहुत ही महान पर्सनैलिटी है। तो मनु जी का थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगी, फिर मनु जी आप बताइएगा। तो मनु ऋषि चड्ढा जी जो हैं दिल्ली से ही। ये भी मैं ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो आप बातचीत सुनेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैं इस बात क्यों ज़ोर दे रही हूँ। तो आज जो कि हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं थिएटर, फिल्म, OTT, सभी मीडियम से, तो ये एक तरह का मीडियम तो है ही, एक कल्चरल एक्सप्रेशन का ज़रिया है। हम इसको कम्युनिकेशन का ज़रिया कहते हैं, हम कहते हैं मास मीडिया, हम कहते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मगर उससे बढ़कर जो ये चीज़ होती है, हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का ज़रिया है। चाहे वो थिएटर हो, चाहे टेलीविज़न पे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो या OTT हो। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम अगर समझने की कोशिश करें, और अशोक जी इसमें मैं आपका भी सहयोग चाहूँगी कि क्योंकि मनु जी का तो खैर संबंध है ही थिएटर से और फिल्मों से और अब OTT से, लेकिन थोड़ा सा हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि किस तरह जो तकनीक और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए हैं धीरे धीरे, तो उससे हमारी कहानियों पे, हमारे किरदारों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक अगर आप हिस्ट्री देख लें, सिनेमा से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिनेमा में शुरू में पारसी थिएटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो उसी तरह का ओवर ड्रामेटिक और बहुत ही जिसको हम लोग ड्रामेटिक अंदाज में कहते हैं, बातें करना और ऊंची आवाज़ और रोना धोना, ज़ोर शोर से एक्सप्रेशंस देना। फिर धीरे धीरे आपकी 50s 60s 50s में थोड़ा आइडियलिज्म ज़्यादा था, हम जिसको नेहरूवियन एरा बोलते हैं,
जब विमल रॉय, राज कपूर, इन सब की फिल्में आई, हिंदी सिनेमा की मैं ख़ास बात कर रही हूँ। हालांकि देश में सब जगह काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे थे, मगर हिंदी सिनेमा पे ही हम थोड़ा जोर देंगे। और फिर 60s में एक रोमांस का दौर आया, लिरिसिस्ट बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे निकले फिल्म में, और म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। फिर 70s आ गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर, जब आपको ये कमर्शियल से हटकर आर्ट सिनेमा भी आ गया हमारे यहाँ, और मेन स्ट्रीम मिडल ऑफ द रोड सिनेमा जैसे हम कहते हैं ना, गुलजार साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी। फिर 80s में एक तरह का सुपर स्टारडम हो गया, जो हम सब जानते हैं, जिसने काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया एक तरह से फिल्मों को। और 90s में तीनों ये सुपरस्टार खान आ गए। 2000 के बाद मनोज जी, मुझे ये आप ही यहाँ आपका मुझे सहयोग मुझे चाहिए आपका ये समझने के लिए कि 2000, क्योंकि आपकी भी शायद मुंबई जब आप गए थिएटर से, तो मेरे ख्याल से 2000-2001 के करीब आपने वहाँ एंट्री मारी। तो उस वक्त ये जो मैं बात कर रही हूँ, आप बताइए हमें कि कैसा माहौल था, क्योंकि उस वक्त कुछ ये नए निर्देशक आने लगे थे उभर के, जैसे राम गोपाल वर्मा, क्योंकि सत्या आ चुकी थी, फिर अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, ऐसे ऐसे कुछ नए किस्म के जो नई कहानियाँ भी कहना चाहते थे, और कुछ हट के हमारी जो रियलिज्म फिर से आने लगा सिनेमा में। तो उस वक्त जब आप आए, आपको कैसा माहौल मिला फिल्मों का? अशोक जी, पहले अगर आप इस पर कहना चाहेंगे कुछ, या थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जो मैंने कहा उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे, तो किस तरह कहानियाँ बदली तकनीक के साथ साथ? निरूपा शर्मा जी, आपने बहुत संक्षेप में एक बहुत बड़े इतिहास को समेट लिया, और मेरी पीढ़ी और इनकी पीढ़ी में थोड़ा सा फर्क है, 15-20 साल छोटे होंगे। 20 साल बहुत है, अब तो 5 साल 20 साल से कई गुना ज्यादा है। 5 साल में इतना परिवर्तन आ जाता है। पिछले 5 साल में क्या हुआ था OTT का, और आज क्या है, और आगे आने वाले 5 साल में OTT प्लेटफॉर्म पे क्या क्या नहीं होगा। जितनी जीवन की विविधताएं हैं वे सब की सब OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, स्ट्रीमिंग है, इंटरनेट का उसको सहयोग है। अब कोई ऑप्टिकल फिल्म नहीं बनती है, यानी फिल्म रोल चले, फिर वो एक कैमरा प्रोजेक्टर हो और उसमें प्रोजेक्शन हो, या और आगे आ जाइए, जब आपको सब CD आ गई, CD की परेशानी, पहले रील मंगाते थे, फिर CD आने लगी, आपके पेन ड्राइव में फिल्म है पूरी, और आप इतने बड़े पर्दे पे दिखा रहे। और अब आ गया क्लाउड, न CD चाहिए, न प्रोजेक्शन चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, और उसमें पोर्ट चाहिए। पोर्ट भी हर बार हर 2 साल में बदल जाते हैं कि ये USB पोर्ट था, अब USB 3 आ गया, और अब लाइटनिंग आ गया। अब 2G पे चल रहे थे, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G आ गया। तो गतिमयता लाइट ईयर्स में बढ़ रही है, जिसको हम कहते थे हमारा विकास प्रकाश वर्षों में हो रहा है। उन प्रकाश वर्षों में जब विकास है तो सुविधाएं ज्यादा हैं, हार्डवेयर भी ज्यादा होता जा रहा है, हार्डवेयर कम से कम में काम चल जाता है, सॉफ्टवेयर की कमी है। सॉफ्टवेयर में फिल्में बनाना, उसका निर्देशक, उसका लेखक, उसका अभिनेता, उसका संगीतकार, सब उस सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर को आज़ादी है, क्योंकि हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। आप दिन रात रिकॉर्ड कर रहे हैं, न जाने क्या 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 क्या, उसको रखने के लिए जगह की कमी नहीं है। ऑडियो विजुअल का समंदर है हमारे पास। अब उस समंदर के अंदर जाके तुम उस समंदर को खंगालोगे या उस समंदर को अपने घर लेके आओगे, क्या करोगे तुम्हें खुद नहीं बताया। ऐसी स्थिति में पिछले 20 वर्षों की यात्रा पर तो उनसे कहूँगा कि बोलें, लेकिन आगामी 20 वर्षों में क्या होगा इस पर मैं बोलना बाद में चाहूँगा, क्योंकि मनु ने बहुत बहुत अच्छे काम किए। एक सहज मध्यवर्गीय परिवार में एक हास्य बोध के साथ अगर कोई अभिनेता आया है नया नया हमारे पास, तो लक्की ओए ओए उसमें इन्होंने हास्य गीत लिखे, कितनी ही फिल्मों के संवाद लिखे, ये फिल्म के अभिनेता भी हैं,
फिल्म निर्देशन भी करते हैं, पेशे से व्यापारी थे, किसी एनएसडी में इन्होंने दाखिला नहीं लिया क्योंकि इनके मित्र ऐसे थे जो जिंदगी से थिएटर सीखते थे। पीयूष मिश्रा इनके सहकर्मी रहे, इनके संबंध इतने मधुर हैं जिनमें गालियों का आदान प्रदान भी हो जाता है। तो जब ये आपस में गालियाँ देते लेते हैं और मुस्कुराते हैं तो ओटीटी पे अगर कोई गालियाँ देता है तो आप नाटकों क्यों से तोड़ते हैं, है ना। जब जिंदगी में है और वहाँ भी सुनने को मिल रही बड़ा पतनशील मामला है साहब, ओहो घर परिवार के लोग देख नहीं सकते, और आपका बच्चा आपसे 10 गुनी गालियाँ जानता है क्योंकि वो चौराहे पे जाता है, वो फील्ड में जाता है, खेलता है, स्कूल में भी उसके पास गालियों के उपहार देने के लिए हैं जो कि हिंसक नहीं है, जो कि मोहब्बत में है। वो इसलिए है कि दोस्ती है। दोस्ती को अगर गाली बढ़ाती है तो बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक जर्मन को रूसियों ने पकड़ लिया और उसको सताने लगे, लेकिन जब जर्मन ने रूसी भाषा में उसको गालियां दी तो वो खुश हो गया, बोले यार गाली तो मेरी भाषा में दे रहा है, इसको रचना आती है। तो एक बंधुत्व भाषा ने पैदा कर दिया, एक बंधुत्व संस्कृति पैदा कर देती है, एक बंधुत्व हमारे बीच में आ जाता है हमारे आर्थिक संबंधों का। तो उन सब के बीच में हम एक अलग दुनिया में मनु को देखते हैं। और अभी जो दूर के दर्शन फिल्म जिसने देखी होगी वो देखेगा कि कितने मासूम भोले हीरो के कितने कुटिल मासूम और प्यारे पिता हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया है हम इनसे शुक्रिया अशोक जी, बहुत 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 आपने बातें शुरू की, थैंक यू वेरी मच। मैं इस मंच का शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया। रंजीत सलाम, अच्छा लगता है, मतलब आप मिलते हैं दिल्ली में, कई दफ़ा मिलते हैं, पर हम कुछ है नहीं तो हम अपना तारुफ क्या कराएं कि अशोक जी मैं ये हूँ, कुछ है नहीं, लेकिन आज बैठे हैं सर के साथ तो अच्छा लग रहा है। तो गालियों में एक बहुत मोहब्बत होती है। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा गालियों से और हालांकि मेरे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बोला करते थे कि गाली कभी गुस्से में मत दो, गाली हमेशा मोहब्बत में। पंजाबी लोग हैं हम, तो पंजाबी में मेरे बड़े पापा मेरे ताया जी कहा करते थे कि गाली जो है वो खुद कहती है, गाल कहती तू मनु मुँह कड मैं तेनू शहरों कड्डांगी, कि अगर तू मुझे मुंह से निकालेगा तो मैं तुझे शहर से निकलवा सकती हूँ। इसलिए अगर आपके रिश्ते में मोहब्बत है, दोस्ती है और गालियाँ ऐसे ही निकल जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, आज क्योंकि रियलिस्टिकली देखें तो OTT बहुत एग्रेसिव तरीके से आया है। मैं पिछले अपने 21 साल और आपने जो सवाल पूछा उस पर भी मैं आता हूँ, बहुत एग्रेसिवली आया है। और जिस तरीके के शोज पास हुए हैं और लोगों ने देखना शुरू किया है, उसमें बहुत लोगों को आपत्ति है कि गालियाँ दी जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई लोगों को आपत्ति नहीं है। और जब OTT आया है, बहुत ही अमेरिकन सोच के साथ यहाँ आया, एक रिसर्च होती है कि क्या देखना है लोगों को, तो किस्मत कहो या बदकिस्मती कहो, लोगों को ये देखना है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पैकेज करके शोज को सामने रखा जाता है और लोग देखते भी। परिवार के साथ टीवी देखा जाता था, OTT का कोई भी शो परिवार के साथ बैठकर नहीं देखता। सिनेमा में भी आप पॉपकॉर्न, समोसे, रिश्ते, दोस्ती और सिनेमा देखने जाते थे। थिएटर में भी आप अपने दोस्तों को ले जाते हैं, आप बोलते हैं कि चलो यार आपको थिएटर दिखाते हैं। जब टेलीविज़न का दौर था, सीरियल्स तक पहुंचा, तब भी से परिवार बैठता था कि आज हमें हम लोग देखना है, बुनियाद देखना है, रामायण देखनी है। और लेकिन OTT में सब अपने अपने फ़ोन पर आ गए हैं, तो उनको वो शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती कि टीवी में ज़ोर से बोला जाएगा स्क्रीन पे और मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मैं भी तो देख रहा हूँ उनके साथ या मैं भी देख रही हूँ उनके साथ। तो लोग अपने अपने बेडरूम्स में, अपने ऑफिस में, ट्रेन में, कहीं पर भी स्टॉप करके फ़ोन के ऊपर देखते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर वो प्ले करते हैं और देखते हैं। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है
और एज एन एक्टर कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वो दौर वापस आएगा जिसमें आप बहुत अदब से, बहुत तमीज से पूरा शो या पूरी फिल्म या पूरी कहानी सुनकर और देखकर उठते हैं। तो टेक्नोलॉजी कहें या जो भी कहें, एक दौर बदला तो है। अब रही बात इस चीज़ की जो आपका सवाल था कि मुझे जब मैं आया तो कैसा लगा था, बॉम्बे में क्या फ़र्क था। मैं बहुत ही सच्चाई से आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ पर आया था बॉम्बे 1999 में मैं आया था, तो मुझे तो थोड़ा सा राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना था, ज़्यादा काम करना था यश चोपड़ा के साथ, BR चोपड़ा। तो मैं बहुत कमर्शियल सिनेमा को समझ के आया था, बीच में थिएटर किया, और मुझे लगता है कि अगर मुझे आर्ट के साथ जुड़े रहना है तो मैं थिएटर करता रहूं, और अगर मुझे पैसा कमाना है, नाम कमाना है, पॉपुलैरिटी कमानी है, तो मैं फटाफट सिनेमा की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। तो मेरे लिए अनुराग कश्यप खुद एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं अनुराग कश्यप के पास तस्वीर लेकर जाकर ये कहता था कि मुझे आपके साथ काम करना है। वो मैं शायद विनोद चोपड़ा साहब को कह रहा था, या रामू को कह रहा था, या यश अंकल को कह रहा था। हम यश अंकल इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम कह सकते हैं हक से, क्योंकि मैं अब पहली मर्तबा उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। सिनेमा में अगर स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कभी, ये मुझे मेरा पर्सनल मानना है कि कभी भी कहानियों का दौर बदला है। वो जो ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में, या कहानीकारों के बीच में, या टेक्नीशियंस के बीच में, वो कहानियाँ कभी नहीं बदली। इमोशंस के ऊपर जो भी हम संभाल कर जो भी दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, वो कभी नहीं बदला। हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली बहुत ग्रोथ हुई है, प्रोफेशनली भी बहुत ग्रोथ हुई है। जहाँ आपके पास एक ही मीडियम था सीरियल्स और टेलीविजन्स, वहाँ OTT आ गया। तो ये इस दौर ने बहुत अच्छे तरीके से देखना शुरू किया है और एक्सेप्ट भी करना शुरू किया है। वो बात अलग है कि ऑडियंस और परफॉर्मर का एक रिश्ता इतना सरल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये अदल बदल होती रहती है। इसमें थोड़ा मेरा ये मानना है। तो चूँकि आपने OTT का जिक्र किया, आपने भी कहा, तो मैं थोड़ा सा पीछे इसके इतिहास में जाना चाहती हूँ। क्योंकि पहले जब टेलीविज़न चैनल, एक तो दूरदर्शन का ज़माना था कि एक ही TV चैनल था, तो उसी पे सारे अच्छे बुरे प्रोग्राम शुरू में बहुत अच्छे भी आए। अब मनोज श्याम जोशी जी जैसे लोग उसके साथ जुड़े थे, कमलेश्वर जी जुड़े थे, इन तरह के लोग, अशोक जी, तो इन लोगों का दौर, जैसे इन्होंने बताया, हम लोग, बुनियाद, ये बहुत अच्छा दौर था। फिर जब एकदम से, आपको याद होगा गल्फ वॉर जब टेलीवाइज हुआ था 92, तो एकदम हो गया सैटेलाइट टेलीविज़न, TV चैनल 200 चैनल, मगर क्वालिटी का सत्यानाश हो गया, क्वांटिटी बढ़ने लगी। इसी तरह फिल्मों में भी असर होने लगा था। अगर आप याद करें, जब VCR आया और वीडियो कैसेट आया, 80s का दौर जो था, उसमें फिल्मों पे काफ़ी क्वालिटी पे भी असर पड़ा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़े जाने लगी, फटाफट रीमेक बनने लगे। मद्रास की फिल्में खासकर होती थी, उनकी कॉपी करके, और बाद में तो 90s में कोरियन फिल्म की कॉपी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। तो नेटफ्लिक्स का जहाँ तक सवाल है, मुझे याद है 2016 में इंडिया में आ गया था। 2017 में जब कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो नेटफ्लिक्स की एक फिल्म वहाँ गई, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त बड़ा स्ट्रिक्ट एक व्यू उन्होंने लिया, बोला कि भाई जब तक थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई, हम इसको फिल्म नहीं मानते। लेकिन देखिए फिर तब से कितना बदलाव आया। 2019 में मुझे याद है द आयरिशमैन आई थी, वो जो रॉबर्ट डी नीरो साहब की, बड़ी अच्छी फिल्म है, लंबी फिल्म है, और मुझे हंसी आ रही थी। आप ये ऐसा हुआ था कान से नेटफ्लिक्स ने कहा कि आपने मुझे याद सिनेमा है, में नहीं हाँ किया है। बिल्कुल, उस वक्त दे टुक अ व्यू कि ये तो फिल्म नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फिल्म। मगर फिर आयरिशमैन जब तक आई, 2019 में आई थी, रॉबर्ट डी नीरो साहब की, वो डिस्ट्रीब्यूट नेटफ्लिक्स ने ही की, तो उनका रवैया धीरे धीरे बदल गया और थोड़ा नरमी आ गई कि नहीं भाई चलो ये भी फिल्म है, क्योंकि फिल्म तो फिल्म है। टेली फिल्म होती थी पहले, अब OTT पे आप बन रही है। तो अब ये है कि एक तरह से इसका इकोनॉमिक्स से भी वास्ता है। अगर आप अशोक जी, इस पर मैं आपकी भी राय चाहूँगी। जैसे आप अगर आप देखें फिल्म थिएटर, और ये एक डिस्कशन मामी फेस्टिवल में शायद हम लोग कर रहे थे, और मुझे याद है एक प्रोड्यूसर बोले, ये 2016 की 15-16 की बात है,
और कि भाई जी सिनेमा हॉल जी सब बंद कर दो, अब नहीं चलने वाले, कोई नहीं आता फिल्म देखने। मैंने कहा क्यों? बोले वो कॉर्पोरेट इवेंट शुरू कर दो। मैंने कहा ऐसे मत कहिए, हर फिल्म डायरेक्टर का सपना होता है, हर एक्टर का, कि बड़े पर्दे पे मेरी फिल्म देखने लोग आए, क्योंकि जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस आपको थिएटर में मिलती है वो इस पे पर्सनल डिवाइस पे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो कहानी, उसके किरदार ही ऐसे लार्जर देन लाइफ होते थे कि जब तक वो, अब आप सोचे ना शोले का जो फिल्म का जो स्कोप है जिसमें बनी थी वो, बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन ये जो अभी पैशनेटली जब हम ये बात बोलते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे आना चाहिए, दिस व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये बहुत इमोशनल भी है, लेकिन मुझे लगता है कि दौर के हिसाब से एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा बहुत प्योर मानना है कि अब जैसे मुझे अभी एकदम स्ट्राइक हुआ कि हमारे देश में अगर रजत कपूर जिनके साथ मैंने शुरुआत की, वो पैशनेटली फिल्म बनाना चाहते, किसी स्टार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, और उस स्टार के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर एक अच्छी कथा वो लिखते हैं। पहले तो स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायलॉग सब वो खुद लिखते हैं, फिर वो अपने एक्टर्स दोस्तों को बोलते हैं कि यार ये मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, फिर वो बैक बोरो स्टील करते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, दोस्तों से भी उधार मांगते हैं, और ऐसे में ये फिल्म जो है अब बना दी, अब दिखाने के लिए जो उस पर पैसा खर्च किया जाएगा वो अगली 3 फिल्मों का खर्चा हो सकता है रजत कपूर का। और ऐसे में अगर OTT पर वो फिल्म दिखा दी जाए किसी भी तरीके से, और अगर कांस ना दिखाता है उसको तो तकलीफ देगी। मैं उस बात से जुड़ गया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सिनेमैटिक एरोगेंस भी होती है जिसको थोड़ा पिघला देना चाहिए। अभी आज के दौर में आप हम बहुरूप से शुरू करते हैं, कहाँ किसी के पास कोई चाक मिट्टी लगा लेता था और वानर बन जाता था और आपको एंटरटेन करता था, हमने वो दौर भी देखा है। कहाँ पहुँचेगा स्क्रीन तक, थोड़ा नहीं वो ठीक है जो आप कह रहे हैं, वो नरमी ज़रूरी भी है, और लेकिन एक फिर हम भूल रहे हैं कोविड जो ये पैंडेमिक आया ना, 2 साल 3 साल तो सारा कल्चरल प्रोग्राम्स पे ज़बरदस्त ये हुआ, असर हुआ। फिल्में तो बंद ही हो गई एक तरह से, जब स्क्रीन ही बंद हो गई, लेकिन वो दौर भी अब ईश्वर की कृपा से अब टल गया है। अब देखिए आप, अगर आप दोबारा देखें इस साल पठान जो पहले आई काफ़ी बड़ी चली, और अभी आपको पता है जो बार्बी और ओपनहाइमर ने धूम मचाई है, तो एक तरह से बहुत बड़े तौर पे रिवाइवल हुआ है। मुझे लगता है ये वर्ल्ड वाइड है। हमारे लिए नहीं हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ। हम जिस तरीके का सिनेमा बनाते थे उसे अभी भी वैसा रिवाइवल बनने के लिए बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट पैशन, इट्स अबाउट हाउ यू रिलीज योर फिल्म। क्या आपको सिनेमा हॉल की स्क्रीनिंग्स मिल रही हैं, क्या आपको स्क्रीन्स मिल रही हैं सर, क्या आपको अच्छा टाइम मिल रहा है कि यार 7 बजे ऑफिस ख़त्म होता है, 8 बजे तक कोई घर आता है और फिर 9 बजे चाहता है वो फिल्म देखने जाना, क्या आपको 9 बजे वाला शो मिल रहा है? अभी भी नहीं है। लेकिन मैं OTT को आज भी सैल्यूट करता हूँ, जो भी उनकी व्यापारी नीति हो, जो उनकी सोच हो, कुछ भी हो, लेकिन OTT अगर ना होता तो हमारी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद हो जाती। वो कहीं से भी पैसा आए वो बंद हो जाती है इंडस्ट्री। हम एक्टर्स भी, राइटर्स भी, डायरेक्टर्स भी, टेक्नीशियंस भी। मैं अभी एक फिल्म किसी के लिखने की बात हुई तो लिखते हुए मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आप नए प्रोड्यूसर्स हैं, आपके पास पैसे कम हैं, मैं लूँगा, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं ये फिल्म आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये फिल्म मैं उस स्पॉट बॉय के लिए लिख रहा हूँ जो 42 दिन की शूटिंग में रोज़ 1250 रुपये पर डे लेकर जाएगा। अगर आपकी नीयत में इंडस्ट्री को इस तरीके से चलाने की इच्छा है तो हम इस फिल्म को लिखते हैं, कम पैसों में भी करेंगे, लेकिन आप में रिलीज़ का मादा भी होना चाहिए, और रिलीज़ कैसे करना है इसका आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मेरे हमारे जैसे एक्टर्स के लिए कोई दौर नहीं बदल रहा है, कुछ भी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर आप ये भी देखें कि आपकी ऑडियंस कौन है। OTT की पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी बहुत कम है, और ये गलती स्क्रीन वालों की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैं मानती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर अशोक जी, अगर आप सोचेंगे हमारी कंट्री में अभी भी 8700 स्क्रीन है बस। चाइना पहुंच गया 54,000 स्क्रीन पे। तो आप देखिए जो ये बात करें बिल्कुल सच है। एक बड़ी फिल्म पकड़ लेती है 3 से 4 हज़ार स्क्रीन। तो
तो छोटी फिल्मों को तो मिलता ही नहीं। तो इकोनॉमिक्स का तो दोष है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन हम और आप, हम लोग अपने आप को एक तरह से एजुकेटेड ऑडियंस कह सकते हैं। तो हम लोग नेटफ्लिक्स लेते हैं, मेरे पास सारे नेटफ्लिक्स, जी, अमेज़ॉन सब मैंने ले लिया। अब काफ़ी सस्ता भी हो गया, 1000 रुपये अगर आप उसका पर एनम दे रहे हैं तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन जो हमारे सोचिए हाउस होल्ड हेल्प है जैसे, वो अभी भी सैटेलाइट टीवी पे फिल्में देखना चाहते हैं। और अब क्योंकि वापस दौर आ रहा है बड़ी स्क्रीन का, तो उनके लिए OTT अभी है नहीं। तो जो हम कह रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है आपने बात की, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो स्मॉल फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म, उसके लिए OTT इज़ अ बून। लेकिन एक उसमें भी प्रॉब्लम है, OTT में भी स्टार सिस्टम आ रहा है, और इस बात से आप बिल्कुल ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे काफ़ी हमारे दोस्त भी हैं, OTT में भी वो हो रहा है कि धीरे धीरे आप वो स्टार फैक्टर लाइए, जो कि बड़ी दुख की बात है। जी, मैं दरअसल ये चर्चा अनंत काल तक हो सकती है, क्योंकि अनंत तक फैला हुआ है ये सिनेमा व्यापार और अनंत संभावनाएं रखता है। जहाँ तक इसके अर्थशास्त्र का सवाल है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में देखिए। यहाँ गरीब आदमी भी जीता है, अमीर आदमी भी अपने तरीके से जीता है। अगर 1000 रुपये में आपको सारे OTT चैनल्स मिल रहे हैं, तो 1000 रुपये से कहीं ज़्यादा की फिल्म कहीं ज़्यादा की सीट, सोफा नुमा और सारी सुविधाओं के साथ भी मिलती है। और वही फिल्म वो 2500 की टिकट में देख रहा है, वही फिल्म में 1000 सालाना दे के 1000 फिल्म देख रहा है। तो अर्थशास्त्र का आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल भी नहीं है। समझने की आवश्यकता यह है कि हमको क्या चाहिए। हमको एस्थेटिक्स, हमारी एस्थेटिक्स जो है, हमारा सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यांकन करने का तरीका, हमें एप्रिसिएशन का मादा, हम कैसी फिल्म देखना चाहते हैं, कितनी फिल्में देखना चाहते हैं, ये बात। दूसरा, हमारे सरोकार जो सामाजिक हैं, जो फॉर्मूला फिल्मों ने दबा दिए थे, भाई एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतना 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 करो तो होगा, नहीं तो मैं कल बता रहा था इनको फॉर्मूला टीवी का, कि ये जो सीरियल चले थे, मैंने एक सीरियल लिखा था वंश नाम का, आर.के. बैनर के लिए, और तब तक सिनेमा के पास एक भाषा थी लॉन्ग शॉट की, हाँ, और फॉर्मूला था कि इसमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब बुद्धू बक्सा आ गया, छोटा सा टीवी आपके घर में रखा हुआ है, उसमें अगर आपको ध्यान केंद्रित करना है तो क्लोजअप में जाना पड़ेगा। अगर आपके चरित्रों को क्लोजअप में नहीं दिखाओगे तो बड़े लॉन्ग शॉट्स दिखा के आप उसको बांध के नहीं रख सकते। तो निरुपमा जी, मैंने एक फॉर्मूला बनाया और आर.के. बैनर में चैम्बूर के कार्यालय में मैंने एक बोर्ड पे वो टांग भी दिया। उन्होंने तो नहीं इसको फॉलो किया, वंश के बाप कुछ हो जाए। कमलेश्वर जी, मनोहर श्याम जोशी जी के साथ भी मैंने खूब काम किया, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने बना के जो लिखा वो आपको भी बता देता हूँ, जिसका अनुसरण एकता कपूर ने तो कर लिया। अच्छा, वो है, आइए साथ साहब, वाह वाह वाह, 2 साल आ गए। शाद साहब देखो, शायरी कहाँ कहाँ काम में आ जाती है। शायरी के जरिए आप सिद्धांत बता सकते हो, शायरी के जरिए आप पढ़ा सकते हो, शायरी के जरिए आप पढ़ सकते हो। तो मैं एक सीरियल लिखा था बहुत पहले, 96 की बात है ये, चेंबूर में बैठता था, वहाँ लिखता था, पीपल उसके डायरेक्टर थे और चेंबूर जो है उसके निर्माता थे और आर.के. बैनर में थे। आंसू धांसू हंसी जमाई, 2 लवसीन कथा कविताई, कॉन्स्पिरेसी वैल्यू व्यापा, दोनों में से कोई पापा। ये मैंने फॉर्मूला दिया। अब वहाँ एकता कपूर जी का कोई बंदा लेके मेरा फॉर्मूला वहाँ दे आया। अब आप देखिए क्या होना चाहिए एक एपिसोड में। आंसू, खूब ऐसे आंसू निकले कि सब आप रोने लगे, इतना इतना दर्द आएगा। धांसू हंसी, एक बार ठहाका जरूर लगना चाहिए उस सीरियल में, एक एपिसोड में हंसी आए। और जमाई, जमाई हमारे यहाँ एक ऐसा चरित्र होता है जो प्रिय भी होता है, अप्रिय भी होता है, और वो मदद करने वाला भी होता है, चूसने वाला भी होता है। मेरे ससुर साहब काका आदिल सिंह जी कहते थे, जमा और जमाई एक समान है। और मैं उनका जमाई।
खैर, आंसू धांसू हंसी जमाई, 2 लव सीन कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हों, चिड़िए चिरोटे के हों, पशु पक्षियों के पशुओं के हों, या नौकरानी और घर के नौकर के हों, या मालिक और स्वामिनी के हों, कथा कहानी होनी चाहिए उस पर। कभी ये OTT में चलता है, तो ये कविता होनी चाहिए, थोड़ी सी कोई शायरी, शेरो शायरी छेड़ दे। वैल्यू, कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई जीवन मूल्य होना चाहिए, देश का, निजता का। और वैल्यू व्यापार होना चाहिए, धनार्जन की जो भी गतिविधियां हैं वो होनी चाहिए। और दोनों में से कोई पापा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल मामले हैं, कौन सा पापा है भाई इस बच्चे का, ये तय कर लो। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का मामला आया, जो पहले नहीं था, हम लोग में नहीं था, बुनियाद में नहीं था, ऐसी बुनियाद पड़ी नहीं थी हम लोगों के बीच में। ये बुनियाद जब समाज में पड़ने लगी, तो वही मैं कह रहा था, एक एस्थेटिक्स की बात है, दूसरे समाज की बात है कि समाज में क्या घटित हो रहा है, और तीसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक ढांचा, क्या भाई खोपड़ी की खुराक क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं या हम देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे सरोकार कैसे हैं, हम कैसे साइकोलॉजिकली एक आदमी को कैप्चर करेंगे। तो ये पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको साइकोलॉजिकली ही ग्रैप में लेती है, उसमें ले लेती है, गिरफ्त में ले लेती है। बदलते हुए समय में एक और चीज़ बता के मैं कहूँगा, ये बहुत सही कहा कि कांस में वो फिल्म नहीं आ पाई। मैंने एक फिल्म बनाई थी गुलाबड़ी नाम की, टेलीफिल्म, और कंपटीशन में इसीलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो मैंने वीडियो पे बनाई थी, मैंने DG बीटा पे बनाई थी। लेकिन उनको उस समय ऑप्टिकल फिल्म्स की जरूरत होती थी कि साहब आपकी नेगेटिव का है, हम आपके नेगेटिव भी लेंगे और नेगेटिव से हम अपना पॉजिटिव बनाएंगे। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव तो चले गए अतीत के अंधेरे में, और मैंने जो बनाई आगे, एक कदम आगे वाली टेक्नोलॉजी में, वो डिस्कार्ड हो गई। तो हमारी जो कंडीशनिंग हो जाती है, उसके रिफ्लेक्सेस हमें मार डालते हैं। अब हमारी कंडीशनिंग हो गई कि साहब अब तो सिनेमा मर जाएगा क्योंकि OTT आ गया, सिनेमा नहीं मरेगा। वो जो मॉल में मल्टीप्लेक्स बनते थे और PVR के शो होते थे, एक में एक फिल्म चल रही है, एक दूसरे में दूसरी चल रही है, तीसरी में तीसरी चल रही है। अभी मेरे पड़ोस में मुझसे 1 किलोमीटर दूरी पे एक मॉल है, उसने 11 हॉल बनाए हैं आज की आवश्यकता देखते हुए। उसे नहीं चाहिए इतना बड़ा स्क्रीन, 70 mm का पर्दा जब शोले लेके आया था। अब तो आप इतना रखें कि आपके घर में इतना बड़ा पर्दा नहीं है, आपका जो होम थिएटर है उसका जो 20 बाई 12 का है प्रोपोर्शन, उससे दुगना है, तिगुना है। लेकिन वहाँ सिर्फ 25-30 लोग बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। तो अब 11 थिएटर में वो फिल्म लगेगी। एक फिल्म आती है, आपने उल्लेख किया उस फिल्म का जो शाहरुख खान की थी, पठान, आई और गई, पैसा कमा गई झटके में, एक सप्ताह में। क्यों? क्योंकि सब जगह उसके प्रिंट्स जिस भी फॉर्म में थे, क्लाउड से लिए हुए थे, मेघदूत से भेजे गए थे, है ना, या आपने इंटरनेट के माध्यम से भेजे थे, वो एक साथ चले, हंगामा हुआ। अब क्या बचा उसके पास? अब पठान के पास आ गया नेटफ्लिक्स, OTT। तो OTT उन निर्माताओं की शरणगाह है जहां उनको उगाही कम हुई। पानीपत के डायलॉग मैंने लिखे, पानीपत के लिए मैंने काफी काम किया, और वो पर्दे पे उतनी नहीं चली, लेकिन सारे खर्चे निकल आए नेटफ्लिक्स के लिए। OTT प्लेटफॉर्म इस सिनेमा को डूबने से बचा रहा। और अब इतना सिनेमा आ गया है कि 11 हॉल बन गए हैं और दर्शक वापस सिनेमा हॉल में जाने लगा है। OTT पर आना, सिनेमा में जाना और मोबाइल पर फिल्म देख लेना, तो आप गणना नहीं कर सकते, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती उस देश में जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हों और 250 करोड़ फोन। आ जाएगा, थोड़े दिन में आ जाएगा। आप कान में लगाइए। दरअसल स्क्रीन का साइज एक प्रोपोर्शनेट होता है। मैं अगर यहाँ से यहाँ देखूंगा किताब पढ़ने की दूरी, तो मैं अक्षर पढ़ लूंगा, लेकिन अगर इन अक्षरों को फैलाते जाइए, दूर लेते जाइए, तो इनके आकार बड़े करने पड़ेंगे, फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा।
तो वो फ़ॉन्ट साइज जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो मेरे लिए किसी 70 mm से कम नहीं है, क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ देख रहा हूँ मैं, उसकी एक एक रेखा और एक एक मोड़ कोण देख देख के तय कर सकता हूँ। और अब स्वागत करिएगा, ऐसे चश्मे आ जाएंगे जिसमें आप क्या फिल्म देख रहे हैं पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे किस भाषा में देख रहे हैं ये नहीं। तो आने इस समय OTT ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें हमारी भाषाओं में 9 भाषाओं में कम से कम 9 भाषाओं में इस समय विदेशी सारी फिल्में देखी जा सकती हैं। डबिंग का काम इतना बढ़िया हो रहा है, क्राउन नाम का सीरीज देख लीजिए, लगेगा सब के सब हिंदी बोल रहे हैं। और हमारी जो महारानी नाम का जो जी हाँ, या आप पंचायत देख लीजिए, पंचायत का हीरो और बहुत सारे OTT में काम करने वाले, हमारा सौभाग्य है जश्न अदब का कि वे सब के सब, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हों, चाहे वो पीयूष मिश्रा हों, चाहे वो फैसल मलिक हों, ये सब आते हैं। और फिर इसकी महत्ता को स्वीकार करके क्यों आते हैं जश्न अदब में? पैसा भी नहीं लेते, अपना हवाई जहाज खर्च करते हैं कभी कभी, रवि यादव आते हैं। तो ये इसलिए आते हैं कि हम लाइव ऑडियंस से न कट जाएं, लाइव लोग क्या हम उनकी आंखों से देखें कि वो हमें क्या चाहते हैं। इसीलिए थिएटर जो भरत मुनि के जमाने में था वो अनादिकाल तक चलेगा, क्योंकि उसमें हम मनुष्य एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो थोड़ा सा OTT से पीछे फिर चलते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त जिक्र करना चाहूँगी कि मनोऋषि चड्ढा जी को आप लोग एज एन एक्टर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये एक लेखक भी हैं। और जो ओए लकी लकी ओए के इन्होंने डायलॉग लिखे, उसके लिए इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, फिल्मफेयर अवार्ड है, आईफा अवार्ड। तो मैं थोड़ा राइटिंग पर जोर देना चाहूँगी कि इस वक्त तो आप जानते हैं अशोक जी, आपको भी मालूम है हॉलीवुड में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि राइटर्स कह रहे हैं कि भाई, सही भी कह रहे हैं कि भाई स्टूडियोज़ आप लोग इतना कमाते हैं और राइटर्स द मोस्ट पोअरली पेड, अंडर अप्रिशिएटेड, इंडिया में भी कौन जानते हैं। लेकिन मनु जी, ये खास में मुझे अभी उसके सारे डायलॉग याद आ रहे थे, वही लकी के आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह वो फिर मतलब दिवाकर भी दिल्ली आए थे, हम जो बात कर रहे थे दिल्ली वाला है, आप भी दिल्ली वाला, रजत भी जो हमारे फेवरेट एक डायरेक्टर है, आपने उनकी सारी फिल्में की है, वो भी दिल्ली वाले हैं। तो दिल्ली का जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास था, उसकी जो आपने वो पकड़ जो आपकी और दिवाकर की थी, वो बहुत कम फिल्म मेकर्स की होती है। और जिस तरह उसमें वो गाना था ना, लाल मर्सिडी चाहिए मैनू, प्लाज्मा टीवी चाहिए मैनू, अमितोष नागपाल जो है उसने वो रैप लिखा था। जी बहुत बढ़िया था। अमितोष बहुत अच्छे थिएटर के एक्टर भी हैं, तो बहुत कुछ लिख भी रहे हैं वो अपनी जिंदगी में। उन्होंने आकर उसे गाया भी था, वो जो रैप जो है वो एक पतली सी आवाज। और हमें थोड़ा बताइए उसका क्रिएटिव प्रोसेस जो था, मतलब कैसे आप लोगों ने ऐसे डायलॉग लिखे। मुझे याद है जैसे वो लड़का जो होता है सरदार, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स बर्तन मार रहे होते हैं और वो बोलते हैं कैसे लीचड़ों के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ये टिपिकल कंगलों के यहाँ मतलब ऐसे टिपिकल आपने वो दिल्ली वाले एक्सप्रेशन उसमें दिए। और वो जो माँ होती है, जो ऋचा चड्ढा और उसकी जो मदर है, वो बोलती है बेटा वो पिताजी के लिए करारे टोस्ट बनाने। और तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स के एक कैरेक्टर की एस्पिरेशन, वो क्या चाहती है लाइफ में। वो एक लड़की होती है जो रात को आती है शो करके परेश जी के यहाँ से, तो माँ बोलती है बेटा उल्टी कर ली, बोलती है मैं करके आई हूँ मतलब पी के भी आई होती है प्रोग्राम से थकी हारी। और माँ की भी एस्पिरेशन ऐसी है कि मेरे बच्चों को और उनके पिताजी को करारे टोस्ट मिले, तो टोस्टर ले आए। तो वो जब लकी लाता है, उनको पता है वो कुछ गलत काम कर रहा है, वो तो चोर था, वो सब जानते हैं कि कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। लेकिन वो नुआंसेस कि वो चोरी करके निकल रहा है, अंकल जी नमस्ते करके जा रहा है, मतलब वो संस्कार अभी भी उसमें कौन जी जी मैं लकी जी। तो वो थोड़ा बताइए कि कैसे आप लोगों ने ये फिल्म लिखी और इतना दिवाकर को मैं जानता ही था हमेशा से, दिल्ली से भी, और खोसला का घोसला उन्होंने बनाई थी और बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई थी। पर क्योंकि फिल्म इतनी लेट आई, देख ली हमने, एंजॉय किया, मार्केटिंग नहीं, पब्लिसिटी नहीं, इज़ अ वेरी सिंपल मैन दिवाकर, तो हम
भूल गए कि है कोई दिवाकर। फिर मुझे याद है कि मुझे फ़ोन आया था कुछ 10:30 बजे रात को। उन्होंने कहा कि यार मनु, ऐसे से तुम्हारा जो नाम है वो रिकमेंड किया गया है, पवन मल्होत्रा ने नाम लिया है तुम्हारा, और वो मेरी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, तो तुम मुझसे मिल सकते हो क्या? मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, पर आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं दिवाकर बोल रहा हूँ, दिवाकर बनर्जी, मैंने घोसला का घोसला बनाई थी। मैंने बताइए कब मिलना है? तो उन्होंने कहा अभी मिलना है। मैंने कहा मैं अभी आता हूँ, कहाँ आना है? तो मैं यारी रोड वर्सोवा में रहता था, तो उन्होंने कहा कि अभी अगर आप वर्ली आ सकते हो फेमस स्टूडियो। मैंने कहा ठीक है, मेरे दोस्त की बाइक थी, मैं लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उससे पहले मुझे ये पता नहीं था कि मैं इनके साथ काम करूँगा या नहीं करूँगा, पर मुझे मिलना ज़रूरी था। फिर उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म का नाम है ओए लक्की लक्की ओए। मैंने कहा ओए मतलब जैसे दिल्ली में बुलाते हैं ओए इधर ओए? तो उन्होंने कहा हाँ वही वाला ओए। मैंने कहा यार ये तो पहला पोस्टर है जो बुला रहा है, तो ये फिल्म क्या बनेगी? पोस्टर पे ही अगर ये सिर्फ नाम ही लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, तो बोल रहा है ओए लक्की लक्की ओए। तो पहला तो एक जुड़ाव यहाँ से हुआ दिल्ली वाला, कोई इंटेलेक्चुअल कोई कुछ ऐसा जुड़ाव नहीं बना था कि क्या आगे होना है। हालांकि मैं जानता था कि मैं चड्डा हूँ, वो बनर्जी है, तो उसका कहीं और होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे वो अपने जैसा लगने लगा। एंड मुझे एहसास हुआ, मैंने उनको बोला भी था कि आप गौरव भी पंजाबी हो, आप अंग्रेजी हो, और वो भी करोड़ बाग के। लेकिन वहाँ जो शुरुआत हुई, बड़ी अच्छी चीज़ मैंने महसूस की कि ये जिस भी तरीके की फिल्म बनाना चाह रहे हैं उसमें ये वार्तालाप लिखना चाहते हैं, ये डायलॉग्स नहीं लिखना चाहते। क्योंकि मेरे लिए तो डायलॉग्स हमेशा से थे और हैं और रहेंगे कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा तेरा बाप छुआ। लेकिन मालूम था कि ऐसे कोई बात करता नहीं है जीवन में। तो जो सिनेमा बदल रहा था उसमें दिवाकर ने ये डिमांड भी की और एक्सपेक्ट भी किया कि हम बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे और कैरेक्टर को समझ के करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला यार मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें, तो तुम मुझे एक सीन लिख के दिखा सकते हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या है वो सिचुएशन क्या है। तो मैंने कहा बताइए आप। तो दिवाकर ने बताया कि यार कभी कभी होता है ना कि पापा का मूड बड़ा अच्छा होता है और बच्चे पकड़ लेते हैं कि आज मूड बहुत अच्छा है, तो शायद उन्हें जो चाहिए होता है वो मांग लेते हैं। तो ऐसे ही बाप बेटे का सीन है और बेटा उस दिन अपने फादर से कुछ डिमांड कर लेता है, यानी कि बाइक ले दो पापा या स्कूटर ले दो पापा, ऐसा कुछ उसने इतना बोला। और मैं घर आया, मैंने घर से जब लिख के भेजा तो उसमें मुझसे एक डायलॉग लिखा गया था। मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी लंबी बात? वो डायलॉग लिखा गया था कि फादर जो है परेश रावल वो लक्की को डांट रहे हैं कि तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए मैं वहाँ बर्फ़ों में काम करता हूँ, यहाँ तक के जूते पहन के बर्फ़ों में काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और तुमको बर्दाश्त नहीं है कि बाप तुम्हारा चैन से घर पे बैठ सके। तो बच्चा बोलता है जो मैंने लिख के भेजा था कि क्या हो गया, और नहीं, और ये भी बोला उन्होंने कि मैं बादाम लेके आता हूँ, मैं पिस्ते लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहता क्या हो गया बादाम पिस्ते लेके आते हो, वो तो वहाँ सस्ते मिलते हैं, वीडियो गेम लेके आए हो कभी? तो अब वो जब उसने पूछा मुझसे कि ये वीडियो गेम वाली बात कैसे लिखी तुमने, क्योंकि ये डायलॉग में था, उसके पीछे की कहानी मैंने उन्हें सुनाई कि ऐसा एक टाइम आया कि छोटी छोटी पॉकेट वीडियो गेम्स हर बच्चे के पास थी और मेरे पास थी नहीं। और जब मैं पापा को बोलता तो मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो कहती थी कि सब नालायक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जो आज तक बोलते अब ये सब नालायक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगे, पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं। तो वो मुझे वीडियो गेम लेके नहीं देते। तो अंदर ही अंदर जो वो गुस्सा आने लगता है ना कि अपने माँ बाप के प्रति भी, तो उसमें एक दिन मैंने गुस्से में बहस करते हुए शायद बोला था कि क्या हो गया, फीस दे देते हो, पिकनिक के लिए भेज देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, वीडियो गेम लेके दो पहले। तो वो चीज़ वहाँ से जुड़ी, निकल गई। फिर वो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया मेरा और दिवाकर का कि हम सिर्फ बातें करेंगे। मैं 1000 किस्से सुना रहा हूँ उनको और वो 500 किस्से सुना रहा है, और कैसे उसके बीच में से दिवाकर ने स्क्रीन प्ले पूरा पिरो दिया, डायलॉग्स का मेरा एफर्ट उसमें आ गया। तो लकी समझ आ गया मुझे, उन्होंने जो परेश रावल के तीनों कैरेक्टर्स थे वो मुझे समझ आ गया। मैं तो इन लोगों से वाकिफ हूँ,
अब यही तो सिचुएशन के अनुसार लिखना है कि ये बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे क्या पहनते हैं। और क्योंकि मैं एक्टर था, उससे पहले भी मैं रंगमंच से जुड़ा रहा, मैं थिएटर करता रहा, तो मुझे एज एन एक्टर भी उसको लिखने में मज़ा आने लगा। सिर्फ और सिर्फ यही साधारण प्रोसेस थी। और मैं कभी कभी हालांकि मैं बहुत सालों के बाद मुझे लगने लगा कि मैंने उस फिल्म के डायलॉग्स नहीं लिखे थे, सिर्फ मैं उसमें इतना इन्वॉल्व था कि उसमें जब क्रेडिट्स की बातें आने लगती हैं ना, हम लोगों की ज़िंदगी में लगता है, तो मुझे लगता है कि एक रिटन बाई का क्रेडिट होना चाहिए था, जिसमें उर्मी, दिवाकर बनर्जी और मैं, हम तीनों का नाम आना चाहिए था। और वो क्योंकि हम बहुत वेस्ट की बात करते हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं, मैं इस मंच को बिल्कुल सही मंच समझ रहा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ लोग बैठे हैं लाइव और कुछ रिकॉर्डिंग होकर भी जाएगा। मैंने बहुत हॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं या कोई विदेशी फिल्म देखी है, कहीं पर भी डायलॉग्स रिटन बाई का कोई क्रेडिट नहीं होता है। क्रेडिट होता है रिटन बाई। आप उसके अंदर 10 राइटर्स 10 बात करके, पर उनका राइटर होता है। एक है मुझे एडिशनल स्क्रीन प्ले और एडिशनल डायलॉग राइटिंग, और एक डायलॉग राइटिंग मुझे समझ ही नहीं आती। और इसकी वजह से मैंने बहुत गैप भी लिया कि मैंने कहा नहीं यार, लोग 8 पेज का एक नोट देते हैं या कहानी देते हैं या एक मूड देते हैं, आप समझ लीजिए, या 1 लाइनर देते हैं, और आप क्योंकि आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है डायलॉग्स लिखने के लिए, तो वो आपको बोलते हैं कि डायलॉग राइटर की तरह आप आ जाइए। तो हम कहते हैं आप कैरेक्टर्स लिखिए, सीन्स लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, एक इंटीरियर एक्सटीरियर कट्टू पूरे एक 90-95 पेज की, एक 105 पेज की जो स्क्रिप्ट लिखनी है, उसमें जो मेहनत लगती है वो सिर्फ इन 8 पेजों पर डिपेंड नहीं हो सकती। तो अगर डायलॉग्स लिखवाने भी हैं और कभी कभी भूख के चलते करना भी पड़े, तो आप अपना काम पूरा करके दीजिए। तो ये है थोड़ा सा। पर दिवाकर के साथ बड़ी हसीन रही वो जो एक जुगलबंदी कह लीजिए आप, या जो भी हम लोगों ने काम किया, पर खूब दिल्ली को जिया, खूब दिल्ली को समझा। वो अपने दौर में जाता था, मैं अपने दौर में जाता था। वो करोल बाग से था, मेरे रिश्तेदार रजौरी गार्डन, राजा गार्डन, रमेश नगर के थे, और जिस पंजाबी फैमिली को वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे काफ़ी आसपास करीब थे वो, तो वो वर्क कर गया। लेकिन फिर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगने लगा कि भाई ये, अब इल्ज़ाम नहीं, मैं ये कहूँगा, फिर मुझसे यही उम्मीद होने लगी कि दिल्ली ही लिखेगा ये। मैं इतने साल, अब मैं दिल्ली से भी बोर हो चुका हूँ। उसके बाद मुझे अनिल कपूर सर ने भी बुलाया, उन्होंने कहा कि यार तूने क्या दिल्ली लिखी है मनु, मज़ा आ गया ये वो, और तू आयशा लिख। अब जब मैं आयशा फिल्म लिखने गया और कैरेक्टर्स पढ़े और लोगों से मिला, मैंने कहा ये वाली दिल्ली तो मैं जानते ही नहीं हूँ। तो मैं तो चांद चौक का पंजाबी हूँ और उस दिल्ली को जानता हूँ। ये साउथ दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी वाली दिल्ली, ये तो मतलब जानता ही नहीं था मैं। लेकिन क्योंकि मुझे दिवाकर के साथ एक रियाज मिल गया, कैरेक्टर्स को समझने की मेरे पास अपनी एक सोच और समझ थी। दिवाकर को मैं अपना गुरु नहीं मानता हूँ, दिवाकर ने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया, लेकिन उससे पहले मैं दिग्गजों के साथ जुड़ा हुआ था। मैं रजत कपूर के चरणों में बैठ के सीखा हूँ बिल्कुल। मैं राजीव मेनन, चेन्नई के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर भी हैं, मैं उनके साथ लिखना सीखा हूँ, वो मेरे टीचर हैं। जिस फिल्म के डायरेक्टर मुझसे 1 साल ही बड़े हैं, लेकिन मैं उनको गुरु सा आदर देता हूँ। मैं टीचर्स हुए, मैं उस दिन उनको कॉल करके बोलता हूँ। अमित सक्सेना उनका नाम है, उनसे सीखा हूँ मैं। और अमित सक्सेना की फिल्म में मैं उनकी फिल्म की प्रोडक्शन हैंडल कर रहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम यार ये कुछ सुना रहा था, इसको लिख के देना मेरे को। और मैंने वो लिख के दिया, एंड उन्होंने कहा कि छोड़ दो प्रोडक्शन, हम दोनों एक और फिल्म लिखते हैं। दैट फिल्म वाज टीना की चाबी, जो पूरी बनी लेकिन रिलीज नहीं हुई। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट की जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है जो मैंने अब तक समझा है कि आप चुनिंदा लोगों के साथ ही काम करते हैं, जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको इन्वॉल्व भी करें कैरेक्टर डेवलपमेंट में। वो थोड़ा बताइए। जैसे रजत के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की, रजत को मैं जानती हूँ, बहुत ही टैलेंटेड है, मणिपाल के स्टूडेंट रहे, तो उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बताइए। वो भी दिल्ली वाले हैं, वो दरियागंज में रहा करते थे, मैं चांदी चौक में रहता था। एक दूरदर्शन के लिए जीसस क्राइस्ट पर कुछ था, तो वो जीसस बने थे। तो जब भी दरियागंज से वो, मैं दुकान पे अपने फादर के साथ बैठा करता था, वो निकलते थे तो हम दूर से आवाज़ मारते और जीसस भाई क्या हाल है।
तो उनसे बातें होने लगी शुरू। तो एक बार संजना कपूर ने कुछ छोटा सा एक फेस्टिवल दिल्ली में भी किया था, तो हम ऐसे ही अरविंद जी ने हमको बोला कि यार तुम जाओ और मदद करो। बैक स्टेज किया और सिर्फ नाम हेलो ये सब करके एक दौर बीत गया। जब मैं बॉम्बे गया तो मुझे मकरंद देश पांडे से उनका नंबर मिला 605748 जो उनके पास आज भी और मुझे भी आज भी याद नहीं है। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा यार एक प्ले कर रहा हूँ मैं और तुम आ जाओ और शो होना एक हफ्ते के बाद, तो मुझे बैक स्टेज के लिए ज़रूरत है। मैंने कहा बिल्कुल मैं चला जाता हूँ। दैट प्ले वॉज सी फॉर क्लाउन्स, बाद में मैंने एक्टिंग भी की उसमें। तो ऐसे मैं जुड़ा उनके साथ और उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी जिसकी स्क्रीनिंग रखी। मैं गया, उसमें नसीब भाई भी थे। तो उन्होंने कहा कैसी लगी फिल्म? मैंने कहा सर समझ ही नहीं आई। तो वो हंसने लगे, हंसते हंसते वो घर पे वो आफ्टर फिल्म जो पार्टी होती है वहाँ चले गए। देन ही स्टार्टेड गिविंग लिटिल इम्पोर्टेंस टू मी बिकॉज मैं बैक स्टेज कर रहा था और अच्छे से कर रहा था, मेहनत कर रहा था। और थोड़ा सा उनके अंदर है, रजत के अंदर, कि कोई चांदनी चौक से आया है तो उसको थोड़ी इम्पोर्टेंस दी जाए। और उन्होंने एक सपोर्ट भी किया, कंधे पे हाथ भी रखा। और रघु रोमियो पहली फिल्म थी, उसमें एक्टिंग कराने लगे और एक गठबंधन जुड़ गया। और अच्छी चीज़ उनके बारे में सिर्फ यही समझ आई कि ये आदमी बिना पैसों के फिल्म बनाता है, बिना स्टार के फिल्म बनाता है। और अब तक वो संजय मिश्रा, रणवीर शोरी, मनु ऋषि, विनय पाठक, जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते हैं उन्हीं के साथ वो फिल्म बनाते हैं। तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। ये नहीं कि जिस तरीके की मैं फिल्में बना रहा हूँ अब उसमें कोई कमर्शियल स्टार आ रहा है तो मैं सब कुछ बदल दूँ। तो वो दिल मिलने वाली बात हुई। और अब अगर वो बोलते हैं कि यार मेरी फिल्में आगे तुमको प्रोडक्शन देखनी है तो हम वो भी कर लेते हैं, मेरी फिल्में अगर तुमको चाय बनानी है तो हम वो भी कर लेंगे। आंखों देखी में आपने थोड़ा क्रिएटिवली इनपुट दिया उनको? आंखों देखी नहीं, आंखों देखी में हमारा कोई इनपुट नहीं था। बस हमको ये बोल दिया गया था कि ये मंडली है, जैसे मोहल्लों में आप इर्द गिर्द एक दूसरे के साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, सिर्फ यही है। मैं सीन से पहले सिचुएशन बताता रहूँगा तो हम इम्प्रोवाइज करते रहना। तो ब्रजेंद्र काला थे और मैं था और हमारी चांदनी चौक थी, क्योंकि वो इतना कठिन नहीं था, क्योंकि वो सब हमने जिया भी हुआ है कि 10-12 दोस्त कहीं चाय वाले पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं। तो वो हाँ, लेकिन जब प्रोडक्शन हो रही थी तो घर ढूंढ के दे देना, उनको बता देना। मुनीश भारद्वाज को वो प्रोडक्शन भी देख रहे थे और क्रिएटिव में भी इन्वॉल्व थे। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो तो बैक स्टेज तो उनकी फिल्मों में भी होता ही है, और अगर वो छोड़ दिया तो फिर टीम छूट जाती, तो इसलिए करते रहना। तो एक क्योंकि आप नहीं प्रोग्राम दरअसल मैं कुछ चंद शब्द कह के आप अनंत काल तक बात करें। मैं इतना कहूँगा कि एक बहुत अच्छी बात हुई है, वो ये कि नाटक में काम करने वाले मित्रों ने सिनेमा में इतना वर्चस्व स्थापित कर दिया है कि सिनेमा के लोग डर गए और अब इनको वहाँ भी स्थान मिलेगा। मनु के अंदर जो अभिनेता है या लेखक है, वो ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी के माध्यम से मिला या किसी गुरु के माध्यम से मिला, ये इनकी निरीक्षण की क्षमता से मिला। इनको देख के जज्ब करना, कैरेक्टर को पकड़ना, उसकी भाषा को पकड़ना, उसके मिजाज को पकड़ना और अपने आप में ईमानदार रहना। तो मनु के लेखन के पीछे जो ताकत है वो इनकी ईमानदारी है, वो इनकी ऑब्जर्वेशन की पावर है, वो इनका सरल सहज चित्त है। आज हम लोगों ने नाश्ता किया है शाद साहब के साथ बैठ के, अपने भाई नवनीत सोनी के साथ बैठ के, और कितना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है क्योंकि ये यहाँ का देखा उसके लिए रिएक्ट किया, यहाँ का देखा उसके लिए रिएक्ट किया, जो खाना खाया उसके लिए रिएक्ट किया। तो असल में कलाएं हैं क्या? कलाएं हैं रिएक्शन। एक सचेत व्यक्ति की विविधतापूर्ण दुनिया में सजग आदमी की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया सिनेमा है, इमोशनल प्रतिक्रिया। ऐसा नहीं कि आपने अपने फॉर्मूले से चला दिया। तो मेरी शुभकामनाएं मनु आपके लिए। मुझे मैं क्या वाइंड अप करना? अच्छा,
तो मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आपने हम सबको सुना, और मैं निरुपमा जी से कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लें और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा जाने अगर आप समाप्त करोगे। अशोक जी कह रहे थे, मैं भी उसी बात पे आने वाली थी कि अब वापस शुरुआत से शुरुआत करते हुए हम खत्म करेंगे अपनी बात। जी जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो थिएटर से जो उन्होंने कहा वो बहुत ज़रूरी अहम बात है, मैं भी उसको बहुत मानती हूँ। तो थिएटर के जितने हमारे कलाकार हैं, मैं उनको कहती हूँ कि लंबी रेस के घोड़े, खास करके NSD से मेरा ताल्लुक रहा है 3 साल एकेडमीज में देखी थी कल्चर। तो चाहे वो पंकज त्रिपाठी हैं, इरफान भट्टी हैं, नवाज हैं, बहुत सारे राजेश तैलन हैं, और उनके अलावा और भी नॉन NSD भी, मनोज वाजपेयी जी आपके सामने है मिसाल, और आप खुद हैं। तो आपको भी आप मेरी बात से सहमत हैं कि थिएटर की जो आपकी ट्रेनिंग, जो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, और एक जो आपको सामूहिक ढंग से काम करना पड़ता है, जैसे आप वर्कशॉप करते हैं, और थिएटर में कहते हैं ना कि जब तक तुम झाड़ू नहीं लगाई स्टेज पे तब तक तुम आर्टिस्ट नहीं बनोगे। तब चाय नहीं बनाई, सबको चाय नहीं पिलाई, झाड़ू नहीं मारा, सेट नहीं लगाया, कॉस्ट्यूम में भी हेल्प नहीं किया, तो वो एक जो आपको ह्यूमिलिटी आती है थिएटर से, मैं तो झाड़ू भी मुझे नहीं मारना है, चाहे मैं हीरो हूँ या हीरोइन हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। वो आपको कहाँ तक करता है, ये मैं बात बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ, इतना फर्क होता है। पहले तो मैं सच में, ये मंच कोई भी हो, वहाँ बैठकर आपको सच बोलना चाहिए, और सच के सिवा कुछ बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा राजा किस्म का लड़का रहा हूँ हमेशा। मुझे चाचियों ने, ताई ने, बुआओं ने, सब ने बहुत बिगाड़ा, और ऐसे में मैं अरविंद जी से मिला और उनके साथ मैं थिएटर करने लगा। और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि ये जो मुझको बोल रहे हैं करने के लिए, ये तो मैं करने आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मंच पे झाड़ू लगाओ, तो मैं किसी को बुला के कहता था झाड़ू लगाओ, मेरा काम नहीं है। तो मेरी जिद थी, अकड़ थी, या मैं क्लियर था, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं रंगमंच से जुड़ा रहा, मैंने सीखा बहुत है, लेकिन मैं रंगमंच का कोई बहुत ईमानदार फौजी नहीं रहा, मैं कभी भी नहीं रहा। मेरा प्यार बहुत रहा, मोहब्बत बहुत रही, इतनी रही कि मैंने बैक स्टेज भी किए हैं लोगों के लिए, और मैं बिना पैसों के काम, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती क्योंकि थिएटर में पैसा होता ही नहीं है, पर मेरा प्यार हमेशा से सिनेमा में था। और जब मैं सिनेमा करने लगा तो आप यकीन मानिए, मैंने थिएटर को बहुत अच्छे तरीके से पैक करके रखा, क्योंकि मेरे लिए वो एक्टिंग बिल्कुल अलग थी। और रही बात डिसिप्लिन की, इमोशनली चीज़ों को समझने की, तो उसके लिए तो 22 साल में जब मैंने थिएटर शुरू किया था उम्र में, उससे पहले हमारी घर में, परिवार में ट्रेनिंग हो चुकी थी कि हम इंसान कैसे हैं, हम देखेंगे कैसे लोगों को, हम परखेंगे कैसे लोगों को, हम समझेंगे कैसे लोगों को, हम उन्हें महसूस कैसे करेंगे। और वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो ट्रेनिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कोई कहता है कि शो मस्ट गो ऑन, मेरे लिए दुकानदार होना कि दुकान तो खुलेगी खुलेगी, आपकी माँ नहीं रही, चौथा है आपको सनातन धर्म बोलता है कि दुकान खोल दो। और इतने सख्त ना NK शर्मा रहे, ना अरविंद गौड़ रहे, जितने सख्त मेरे फादर थे कि बहुत 9:30 बजे दुकान खुल जानी चाहिए, तभी तुमको 300 रुपये रोज़ के मिलेंगे, नहीं तो मेरे को अपनी शक्ल में दिखाना। और यही ट्रेनिंग पीयूष मिश्रा की थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं अपने थिएटर काल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रिहर्सल कभी मिस की हो, या मैंने कभी लेट आया हूँ मैं स्टेज पर, कभी ऐसा। तो इसलिए मैं अशोक जी की बात से एकदम अचानक महसूस करने लगा कि मुझे सहमत होना चाहिए कि थिएटर ने मुझे बहुत चीज़ें दी हैं, दोस्त दिए, साथी दिए, क्वालिटी दी, लेकिन एक्टिंग को लेकर मेरी ऑब्जर्वेशंस, उसको मर्ज करके राइटिंग, वो सब मुझे मेरे एक तो परिवार से मिला और मेरी ऑब्जर्वेशन की पावर से। मैंने जिनको गुरु माना है, उनको खुद को नहीं पता कि वो मेरे गुरु हैं कि नहीं। और मैं जब लिखने लगता हूँ
स्पेशली डायरेक्टर के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद डायरेक्टर से भी मैं ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ लिखने में, पर ये मेरा गुरु है। और मुझे बहुत अच्छे, इस मायने में गुरु बहुत अच्छे मिले भी। शुरुआती दौर में जैसे लिखना शुरू किया राजीव मेनन के साथ, पीयूष भाई ने मुझे रिकमेंड किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर हिम। हमने लिखी फिल्म, नहीं बनती है बिकॉज ही वांटेड टू मेक फिल्म इन हिंदी, तो उनके लिए हिंदी मार्केट के अंदर आना, अपना विश्वास जमाना थोड़ा कठिन था। फिर उसके बाद अगर काम करने को पता चलता है तो फिर सीधा दिवाकर बैनर्जी मिल जाते हैं, फिर सुधीर मिश्रा मिल जाते हैं, फिर गौतम मेनन मिल जाते हैं, लीना यादव मिल जाती है, राजश्री ओझा मिल जाती है। तो इतने अच्छे लोगों के साथ काम करते करते आप काम ही नहीं, आप सीखते भी बहुत हैं। तो ऐसे में मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये लोग मेरे गुरु हैं। मैं बैठा हूँ, थिएटर की बातें मुझे बहुत अच्छी करनी चाहिए, बहुत इंटेलेक्ट बातें भी मैं कर सकता हूँ। जिस किस्म के मैंने नाटक किए हैं वो लोग मंत्र बुक भी कर सकते हैं। जैसा हमारा प्रोसेस था वो भी बहुत अच्छा था। बट मैं यही कहूँगा कि थिएटर के साथ जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, और हम सब थिएटर से जो सीखते हैं वो बराबर सीखते हैं। कोई थिएटर की ऑडियंस बनकर सीखता है, अच्छा नाटक देखता है, तो वो अपने बैंक में जाकर बहुत अच्छा काम करने लगता है, आईटी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करने लगता है। कभी कभी दया भाव भी आ जाता है कि यार थिएटर वाले इनको बख्श देते हैं। तो वो है मेरा थिएटर से प्यार, लगाव, थिएटर का योगदान बहुत अलग है। एक्टिंग को लेकर मुझे ज़ीरो करना पड़ा सिनेमा में एक्टिंग की शुरुआत करने के लिए। एक चीज़ हमेशा समझी थी कि शो, लोग बोलते हैं शो मस्ट गो ऑन, अरविंद जी हमको एक बात बोलते थे कि रिहर्सल्स मस्ट, शो तो आप करोगे ही, इतनी तो इन्वेस्टमेंट तुमने कर दी, अपनी जुबान दे दी है, ये तुम करोगे, पर रिहर्सल जिस दिन तुम नहीं करते हो उस दिन एक एक्टर जो को एक्टर है तुम्हारा वो वापस ज़ीरो पे चला जाता है। अब आप देखिए कि आप रिहर्सल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बात है। तो इम्पोर्टेंस बहुत सा है। इसलिए कल हमने वो फोक म्यूज़िक जब सुना उनका, तो मैं उनको यही बोला कि सर आप, मैंने उनके पाँव छुए अनवर साहब के, तो उन्होंने कहा यार ये मत करो आप। मैंने कहा सर मैं इसलिए पाँव छू रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही करप्ट शहर से आया हूँ, लेकिन वहाँ करप्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि करप्शन वहाँ का इमोशन है, तो वो पैसे के मामले में सोचता है शहर। यहाँ आके आपकी आंखों में मुझे आईना दिखता है। हम लोग इतने डेडिकेटेड हैं नहीं हैं इसका कोई मायने नहीं। मायने ये है कि जो आपने समझा, सोचा, सीखा, उसको यहाँ दिल में रखना बहुत ज़रूरी। बाकी बढ़िया है यार, आप लोग आगे भी इस फेस्टिवल के साथ जुड़े रहें, यही उम्मीद है, और लोगों को बोलते रहें कि ऐसे कुछ बेवकूफ़ आते हैं बातें करने के लिए। नहीं, जो आपने बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि तो सच्चाई की से आपने कहा कि मैं थिएटर में चैंपियन नहीं, थिएटर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। डिसिप्लिन तो इतना, डिसिप्लिन जो मैं सीख के आया वो थिएटर में इतना काम आया, अरविंद जी को भी, रजत कपूर को भी। मतलब मैं इतना, मेरे पास एक छोटा सा किस्सा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं सुनाऊँ आपको। मैं रजत कपूर के साथ एक प्ले कर रहा था, सी फॉर क्लाउन्स, और उसमें मेरा काम था लाइट्स मैनेज करना और साउंड, जो म्यूज़िक हम यूज़ कर रहे थे। अब वो जब नाटक 32 मिनट्स का हो जाता था तो एक 9 मिनट का या 10 मिनट का गैप मिलता था। उस गैप में मैं नीचे जाता था और एक आयरिश कॉफ़ी और एक हनी बनाना केक होता था, वो मैं खाता था नीचे पृथ्वी थिएटर में। छोटी सी जगह होती है पृथ्वी थिएटर में जहाँ बैठ के आप लाइट्स और साउंड ऑपरेट करते हो। मैं और एनएसडी का मेरा एक दोस्त चंदन बिष्ट, हम दोनों मिलकर करते थे। तो अब सी फॉर क्लाउन्स एक जेपरिश प्ले था जिसमें बहुत प्रॉप्स थी सेट के ऊपर, और 5 क्लाउन्स थे जो अपनी ज़िंदगी बता रहे हैं, अप डाउन्स बता रहे हैं, और क्लाउन्स कभी रोते नहीं हैं, इसके ऊपर वो पूरा था। लेकिन उनके भी दुख होते हैं, सुख होते हैं, मेटाफोरिकली बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। अब उसमें शिवा चड्डा का एक एंट्री था। थिएटर में एंट्री की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इट्स अबाउट एंट्री एंड एग्जिट। तो शिवा चड्डा की जो एंट्री थी उसमें ऐसी नहीं, वो प्लास्टिक की एक चेयर होती है जिसमें वो बैठना चाहती हैं पर बैठ नहीं पा रही है, वो एक्ट था उनका। और जैसे ही मैं कॉफ़ी पीने के लिए नीचे उतरा तो मुझे प्रोडक्शन जो हैंडल कर रहा था वो मोटी मोटी आंखों से रोता हुआ बोला कि मनु भाई कुर्सी नहीं है।
और शिवा, जिसको कोई अंदाजा नहीं है, वो विंग्स पे खड़ी है, उसको लगता है कि कुर्सी अपने आप वहां आ जाएगी फेड आउट होते ही, लेकिन कुर्सी है ही नहीं। हम शो कर चुके थे, कुछ 30 से ज़्यादा शोज कर चुके थे, तो रजत कपूर को बताना बहुत ज़रूरी था। और रजत कपूर विंग्स में खड़े होकर चिल्ला नहीं सकता है क्योंकि ऑडियंस अभी एक्ट देख रही है। तो रजत कपूर ने बिना बोले गर्दन को पकड़ा और थोड़ी देर में, कुछ 3 या 4 सेकंड में देखा कि रजत कपूर और 10 सेकंड में रो पड़ेगा। और मैं सीधा पृथ्वी से भागा बाहर। 9 मिनट मेरे पास थे, मैंने केक नहीं खाया, मैंने कॉफ़ी नहीं की, मैं बाहर भागा और लेफ्ट की तरफ भागा। लेफ्ट की तरफ भागते ही बस डिपो था, बस डिपो के आगे एक दूध की डेयरी थी, उसके बाहर वो कुर्सियाँ पड़ी हुई। मैंने बोला आप मुझसे ये 2000 रुपये रखिए, जो भी मेरे पास पैसे थे, ये कुर्सी मुझे 1 घंटे के लिए दे दी। कहते हैं अरे ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा तोड़ना होता है। मैंने कहा इतना भी टाइम नहीं है। मैंने कुर्सी उठाई और मैं भागा, और वो लोग मेरे पीछे पीछे चोर 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 कहते हुए मैं कुर्सी लेके सीधा पृथ्वी में घुसा। तिवारी साहब वहाँ हमारे वॉचमैन भी थे और पूरे पृथ्वी को उन्होंने संभाला, अब नहीं रहे, उनको भी सलाम। मैंने कहा तिवारी साहब मैं चोरी करके कुर्सी लाया हूँ रजत शो के लिए, इनसे बचा लो। तो वो 5-7 लोग मेरे पीछे पीछे पृथ्वी तक पहुँच गए थे। कुर्सी मैंने वहाँ प्लेस कर दी और अभी एंट्री में कम से कम 1 से 1.5 मिनट था। मैं हाँफ रहा था, मैं ऊपर गया, लाइट्स और साउंड मैंने अपने क्यूज डेकोरेट किए और शिवा ने कुर्सी उठाई, परफॉर्म किया। ये शिवा को नहीं पता, ये किसी एक्टर को नहीं पता, सब कुछ हो गया। फिर मैं रजत कपूर के पास गया। रजत कपूर ने मुझे 1.5 से 2 मिनट तक सिर्फ हग किया था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है। वो शायद एज एन एक्टर या करना संभव था या नहीं था, लेकिन भाई दिल्ली हिम्मत नहीं है, यू नो, दुकान पे सेल नहीं है, कोई बात नहीं बेटा हम खड़े हैं, ये फादर ने बोला ना, कोई नहीं कुर्सी नहीं है लेकर आएंगे। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि थिएटर आपको क्या दे रहा है और कैसे आप ले रहे हैं और कैसे संभाल के रखते हैं उस चीज़ को। सारी ज़िंदगी आप सीखते रहेंगे। एक छोटा सा ये किस्सा था, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो एक चीज़ और सिखाती है जो आपको ज़रूर काम में आई होगी, क्योंकि जैसे आप हैं या इरफान भाई थे, ये एक तरफ तो कॉमर्स होता ही है, मतलब देखिए हर एक को कमाना तो होता है ना लाइफ में। पीयूष मिश्रा जी तो बड़ा खुल के बोलते हैं और इस मंच पे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ जी, पीयूष भाई कमा रहे हैं और मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बिल्कुल। और मेरा इतना दिल खुश हो जाता है क्योंकि उनके सब आर्टिस्ट दोस्तों में एक मैं ही तो था दुकानदार जो उनको बोलता था अरे पीयूष भाई आप गाना फ्री में दे देते हो। हाँ यार कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार पीयूष भाई आप ये तो गलत बात है। अरे नहीं कोई बात नहीं। तो वो उनको अच्छा लगता था कि कोई ना कोई उनको समझा भी रहा है। हालांकि बहुत सालों तक आप जितना मर्जी समझा लें, पीयूष भाई थे, हैं, रहेंगे। अभी भी वो कहते हैं कि पैसे से मुझे पैसा कमाना है, मैं कम्युनिस्ट नहीं रह गया, लेकिन अंदर से वो कम्युनिस्ट हो या ना हो, पर पैसे से अभी भी उनको उतना खास प्यार नहीं है। ये बहुत खुलेआम झूठ बोल देते हैं। सच्चाई जो है कि मेरी ज़रूरत है, हाँ। तो पैसा नहीं होता है। और मतलब एक जो इरफान भाई के लिरिक्स उन्होंने पहले टेलीविजन के जरिए फिल्मों में एंट्री जी। की। अब वो नहीं होता है, अब हम OTT और फिल्मों में सीधा एंट्री करते हैं थिएटर से, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब थिएटर की जो आपने कही ना अहमियत, वो इसलिए भी है। मुझे याद है बैरी जॉन आए थे हमारे कॉलेज में प्ले करने, और मेरी बदकिस्मती है कि मैं रिहर्सल में नहीं जा पाई, एक छोटा सा रोल मुझे मिला। तो मैंने कहा मुझे जाना है, तो वैसे भी इसमें उन्होंने जो डांट लगाई है, देयर आर नो स्मॉल रोल्स इन शेक्सपियर, ओनली स्मॉल एक्टर्स। तो ये बात मतलब डांट मान लेनी चाहिए हर एक्टर को, क्योंकि आप जानते हैं शेक्सपियर में किस तरह एक छोटा किरदार का 1 मिनट का सीन भी वो सीन चुरा लेता है पूरा प्ले। तो उस तरह के आपने जो रोल्स हमेशा पकड़ के किए हैं, चाहे वो 2 मिनट का हो या 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सबको याद रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल है, और हम सब मानते हैं इस बात को कि आपकी हर परफॉर्मेंस याद रहती है, चाहे वो वही लड़की में हो, चाहे आप वेब सीरीज में, मिर्ज़ापुर में भी थे, अभी मिर्ज़ापुर 3 में भी हूँ मैं, जी, फुकरे में भी हूँ मैं, आप देखिएगा। बहुत परफॉर्मेंसेस हमने आपकी एंजॉय किए हैं, और हम चाहते हैं एज अ राइटर भी हम आपकी और राइटिंग
वेब सीरीज में, फिल्मों में, इसका हमें बहुत वेब सीरीज को समझना ज़रूरी था, कुछ देख के समझाऊँ और कुछ अच्छी वर्कशॉप्स हमें। मैं अभी कबीर खान के लिए एक शो लिख रहा था जो मैं 2 एपिसोड के बाद नहीं आगे कैरी कर पाया, बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग। पर बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि अमेज़ॉन ने बहुत अच्छे बाहर से कुछ राइटर्स को चुन के एक अच्छी 3-4 दिन की एक वर्कशॉप रखी थी जिसका मैं हिस्सा बना। तो नाउ आई एम मेंटली प्रिपेयर, यू नो, कि मुझे वेब सीरीज़ लिखनी चाहिए। पर मन अब यही है कि मैं इमोशनली लिखूं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनली लिखते लिखते आप बोर हो जाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ लोगों को कि यार अभी क्या दिल्ली क्या लाहौर एक फिल्म लिखी थी जिसमें प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि यार पैसे नहीं हैं, तो मैं कहा तुम्हें जो देना दे देना। फिर हम गुलजार साहब को सुनाने गए तो गुलजार साहब ने बहुत मोहब्बत दिखाई, मेंटोर बने उस फिल्म के, और साथ में ये भी कहा कि हम उनको 4 गाने भी देते हैं। और जब 4 गाने दे दिए तो उन्होंने जो पैसे लिए, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे कि आपने उनसे इतने लिए, अब हमसे भी इतने ले लीजिए। लेकिन इतनी मोहब्बत दिखाई कि हमें भी शर्मिंदगी हुई, और मैंने उस प्रोड्यूसर को यही बोला, मैंने कहा यार ये फिल्म में नीयत अच्छी है, इसको बनाते हैं, अच्छी या बुरी ऑडियंस तय करेगी, रिलीज़ होती है नहीं होती ये डिस्ट्रीब्यूटर्स तय करेंगे, लेकिन तू पैसों की चिंता मत कर। तो मैं अभी इसी जोन में हूँ कि मुझे अच्छी फिल्म्स लिखनी है, या तो मैं उनके लिए लिखूँगा, नहीं तो मैं अपने लिए लिखूँगा। तो मैं उस दौर पर आई हैव टेकन अ ब्रेक आफ्टर राजमा चावल। कुछ अंदर से लगा कि मेरी अपनी कहानियाँ जो हैं वो रूठ के बैठी हुई हैं, मेरे अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो उदास हैं। यार तुम हमारे साथ तो मज़े ले नहीं रहे हो, तुम हमको छिलते हो, कभी किसी कहानी में लगा देते हो, क्योंकि सब सोच और ऑब्जर्वेशन का हिस्सा। भीड़ बहुत थी चांदनी चौक में, और लोगों को देखने का समझने का मौका भी पुरानी दिल्ली वॉल सिटी के एक लड़के को मिलता है। तो वो ना भी चाहता मैं, अगर कुछ नहीं भी होता तो भी मैं कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने 15-20 दोस्तों को कहानियाँ तो सुना ही रहा होगा, किससे तो सुना ही रहा होगा। मुझे पता नहीं कि मैं आया, फिर बॉम्बे भी आ गया, और बॉम्बे मुझे नसीर भाई लेके नहीं आए, ओमपुरी लेके नहीं आए, बहुत आखिरी में शाहरुख खान ही लेके आया। बॉम्बे मेरे को सब संजय दत्त लेके आया, अनिल कपूर लेके आए हैं, मुझे ये लोग नहीं लेके। मैं बहुत सच में इस मंच में ये एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और शायद सुर भी ऐसा बना हुआ है कि जब संडे को फिल्म आती थी और अगर नसीरुद्दीन शाह की फिल्म आ रही है तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे। यार कौन देखेगा यार नसीरुद्दीन शाह की फिल्म, ये मैंने नसीर भाई को बताया, ऐसा नहीं है। तो ये होता था। लेकिन आज जब हम उनको देखते हैं और वो जब चले जाते हैं कहीं से उठकर, आप छू दो तो स्टेज गर्म लगता है। क्योंकि जब पीयूष मिश्रा भी 3 घंटे 5 मिनट की परफॉर्मेंस करते थे तो दीपक डोगरा मेरे दोस्त ने ऐसे बोला, कहते भैया स्टेज पे आग लग जाती है। एंड वो एक ऐसे जुमला था, एक बात थी, पर गए तो हमने चुपके से छुआ और हमको वो गर्मी महसूस हुई। तो अब जब देखते हैं कि यार ये एक दौर में शिक्षा सही नहीं थी या रास्ता सही नहीं था, पर ये बहुत गुरु थे, लेकिन लाने वाले ये लोग नहीं थे। इनको पाना पड़ रहा है, अभी तक पड़ रहा है। अभी तक कोशिश होती है कि नसीर भाई के साथ 15 मिनट ही मिल जाए। आप कहीं जाते हैं, आप किसी स्क्रीनिंग पे जाते हैं, और नसीर भाई का ही एक ताज एक शो आया था तो मैं देखने चला गया। मैंने रत्ना मैम के साथ काम किया है, तो नसीर भाई के साथ भी मिथ्या में काम किया है, और नसीर भाई आते आते खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए आए और बोलते हैं यार मनु, आई फॉलो योर वर्क, यू आर सो गुड यार। मैं सबसे पहले तो वहीं से अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा हूँ, फिर अपनी बेटी को फ़ोन कर रहा हूँ, फिर इकलाक भाई हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं सबको बताता जा रहा हूँ। अभी मन कर रहा है कि जिनकी फिल्म में संडे को नहीं देखता था कि चले यार आज संडे को क्रिकेट खेल लेते हैं, आज फिर जो है ये वाली आ रही है, उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा लग रहा है कि कोई मंच मिले मुझे ये तो अपना इमोशन लोगों तक पहुँचाना ही है कि नसीर भाई चल के आ रहे हैं। वो रत्ना मैम के पास आ रहे थे, पर उन्होंने देखा और बोला कि यार आई फॉलो योर वर्क मन, यार सो गुड। तो बदलती हैं चीज़ें। सबको सलाम। तो आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए आपकी वेब सीरीज फिल्में। आप चाहते हैं आप लिखे भी, एक्टिंग भी करें? जी मैं बिल्कुल लिखूंगा, अच्छा लिखूंगा। मैं ब्रेक लेने का मतलब ही यही है कि अच्छा लिखा जाए, और
बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथी हैं साथ में, कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ाते रहते हैं, कुछ नए मिलते हैं, कोई दिक्कत। पीयूष भाई एक बात बोला करते हैं कि शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो कम वक्त ढेर सारे हैं। तो पीयूष भाई की लाइन कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीषी साहब, और शुक्रिया अनुपमा जी का भी आप कीजिए, जो जानकारी, जो विस्तृत जानकारी सिनेमा की, थिएटर की, वो आपके पास है, वो काबिल रश्क है।